चलो भाई, तो ये किस ईयर का पेपर है? ये क्या गेट का ही चल रहा है? एक मिनट, कितना है? यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो। तो सो हम लोग ये बैच, एक्चुअली बैच 6 मैंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। तो बैच 6 इसको हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या था एक्चुअली कि हमने 2023 गेट के पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था, है ना। 2023 से स्टार्ट किया और अभी तक ये अराउंड मैंने 1 अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट, 1 नवंबर को स्टार्ट किया था ना, 1 नवंबर के आसपास, हाँ। तो तब से लेके अभी तक हम, अभी तो आज हमारा सिर्फ बचा हुआ है क्या, अभी डिस्कशन कर रहे थे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन होगा जो बचा होगा अभी आप लोगों का, क्योंकि जो लोग स्लो है ना, लेट कर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल से प्रॉपर डाउट क्लास ही होगा 9 to 11 में, और इसमें अभी गेट वाले बच्चे ही सिर्फ डाउट, जिनके डाउट्स हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा पर्पस है कि पहले आप ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो। ये है, आप जितने डाउट पूछो आप डाउट क्लास ही होंगी, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस करा दिया आपको ऑलरेडी, मतलब सिलेबस हमने कवर कर लिया पहले ही। पीवाईक्यू भी मैंने एक बार डिस्कस कर लिया, जैम का भी, गेट का भी। जैम का बैच 3 में कर रहे थे, जो बैच 3 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है आपके पास। गेट का भी हमने 2005 से 2023, जैम का 2005 से 2023 डिस्कस कर लिया। अब आपका काम है इन पेपर्स को, पीवाईक्यू को सॉल्व करना रिपीटेडली, और अपने ना सॉल्व करने सबको। सिलेबस रिवाइज करो, पीवाईक्यू रिवाइज करो, टाइम है तो आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करो, है ना, उससे सीखने को मिलेगा। तो गेट का भी अपलोड हो रहा है। गेट का हमने एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था, नॉन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी अपलोड होगा, तो गेट 19, 20, 21, 22, 23 ये भी अपलोड हो रहा है। तो भी अपलोड हो जाएगा 3-4 दिन में। तो आप पीवाईक्यू ऑलरेडी कर रखा होगा, तो आप ये टेस्ट कर सकते हो पोर्टल पे, टेस्ट देके 3 घंटे में कितना कर पा रहे हो, क्या है ना, उससे एक बार रिवीजन ही हो जाएगा आपका। वो कुछ नॉन पीवाईक्यू भी अपलोड होंगे, अभी चल रहा है प्रोसेस में, तो जितना हो पाएगा देखता हूँ। तो ये है, तो अभी हमारा बस 2007 तक हमने लास्ट क्लास में 2007 और 8 का किया था डिस्कशन। तो आज हम 2006 और 2005 का पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये 2005 का है, ये एक्चुअली ये जो है 2005 गेट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो डिस्कस करते हैं। तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल 9 to 11 और कल के बाद डाउट क्लास ही चलेगी। तो मैं ये जो 3 लोगों जो हायर किया बोल रहे हो, वो इनके इसलिए किया कि ये जस्ट जो क्वेश्चन ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ही सॉल्व करके भेज देता है, जो लोग नहीं भेजते तो मैंने इनको ये बोला है कि तुम सॉल्व करके भेज दो, ये है। बाकी उसमें क्या है, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर तुम किसी और के क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हो तो उससे क्या फायदा हो रहा है कि आपका भी तो प्रैक्टिस हो रहा है। और कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो उसको नहीं आ रहा है। तो अगर कोई बच्चा सॉल्व करके भेज रहा है मतलब उसको आ रहा है, तो ये बच्चे भेजते हैं। मैंने कहा तुम भी भेजो भाई, तो ये है, उसके हिसाब से कुछ पे करना कर देंगे, वैसे है। तो इसलिए इन लोगों को बोला है पे करने को, अदरवाइज सब स्टूडेंट ही है हमारे, ये है। चलिए, तो देखो जो सिलेबस के अंदर ढूंढना पड़ेगा, है ना। जो हमारा सिलेबस के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 पार्ट में, पहले इधर वाला देख लेते हैं, फिर इधर वाला मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन ही है और ये हमारे काम का लिनियरली इंडिपेंडेंट देख सकते हैं। तो इसका हाफ पार्ट यहाँ है और ऑप्शंस यहाँ है, आई थिंक, है ना। और ऑप्शंस आपके यहाँ पे है। क्या पूछ रहा है ये, देखिए जरा क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है कि द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच वेक्टर दिस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप सोचिए, ये 3 वेक्टर हैं, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? ये तीनों वेक्टर स्केलर्स इक्वल टू 0 होगा सारे स्केलर्स। हाँ, मतलब आप डेफिनेशन से जा सकते हैं कि c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3, तीनों 0 हो गया तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट ये लॉन्ग अप्रोच होगा। शॉर्ट अप्रोच क्या है कि ये 3 वेक्टर है ना, तो अगर इसको मैं किसी मैट्रिक्स के कॉलम में लिख दूं, अगर इसके हेल्प से मैं एक मैट्रिक्स बना लूं, जैसे मान लीजिए 1x0 0x2 1 और 0 1x, ये 3 कॉलम्स हैं,
V1 V2 V3 3 कॉलम्स बनाए हैं। अब ये मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं, इसके तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? डिटरमिनेंट नॉन जीरो। हाँ, तो ये कर सकते हैं, रैंक 3 होगा इसका, है ना। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इज इक्वल टू रैंक, और इसका रैंक 3 है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। हो गया काम। तो आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए है मेरा, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में बता रखा है कि इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि रैंक इस मैट्रिक्स की 3 है, तो मतलब डिटरमिनेंट ए इसका नॉन जीरो होगा। तो यहीं से आंसर आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, नॉन जीरो कीजिए, तो आपको जब नॉन जीरो करेंगे तो आपको इनमें से ये ऑप्शंस है, यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस है 4। तो इस तरह से आएगा, तो x नॉन जीरो आएगा, x नॉट इक्वल टू 1 या नॉट, इनमें से ये तो नहीं आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद समझ आएगा आपको कि क्या आएगा। तो उस तरह देखो क्या आता है, x नॉट इक्वल टू 0 आता है, x नॉट इक्वल टू 1 आता है, इस तरह से ना। फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया कि x क्यूब इज नॉट इक्वल टू -1, तो मतलब x नॉट इक्वल टू -1, इस तरह से आ जाएगा। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, इजी है। नेक्स्ट ऐसे ही, तो ये हमारे सिलेबस का है नहीं, वेक्टर स्पेस। अच्छा, वेक्टर स्पेस है, लीनियर नॉन लीनियर का है, तो इसको रहने दो, है ना। नहीं होगा सर, ये नहीं है सर। ये नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए सर, ये छोड़िए, थर्ड जो क्वेश्चन है, आपने करवाया था ये। हाँ थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास है, कर तो इसको भी सकते हैं ऐसे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर हम जानते हैं हालांकि, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो एफजी लिखा है ना, ये फंक्शन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक फंक्शन ही होता है। तो ये एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसलिए सिलेबस का नहीं है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो अभी यहाँ देखिए, थर्ड देखते हैं कि M एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 4 9 होगी, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर है ना। अब इसके बाद क्या होगा, तो आप खुद सोचिए। अच्छा, m स्क्वायर निकालेंगे आप, तो ये कुछ और नहीं होगा, मुझे लगता है कि डायगोनल पे क्या आ जाएगी, 1, ऐसा नहीं आ जाएगा 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। बाकी यहाँ तो 0 ही रहेगा, बाकी जो भी आए हमें क्या ही मतलब है। डिस्टेंट आइगन वैल्यूज के लिए डायगोनल एलिमेंट होता है। हाँ, तो अब देख लीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो m and n स्क्वायर डायगोनल, तो m डायगोनलाइजेबल है ही, और m स्क्वायर भी डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये हो गया मतलब, ओके, है ना। क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, ये भी डिस्टिंक्ट तो होगा ही। ये देखिए, फोर्थ कह रहा है कि लेट m बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। एक तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब किसने ऑर्डर का ऑर्डर नहीं दिया, ओके। और ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या बताइए, इनमें से क्या होगा आइगन वैल्यू, है ना। तो स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यू आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। और चूंकि ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल में ये होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल a इनटू a ट्रांसपोज i, है ना, ये है। सो लैम्डा स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो वैसी आइगन वैल्यू जिसका स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1, एक मिनट, क्या होगा यहां से, ऑर्थोगोनल है, माइनस आई और आई होगा सर। हाँ माइनस आई आई तो होगा। ऑर्थोगोनल का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो ऑर्थोगोनल में सर 0 नहीं होगा सर। नहीं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि अच्छा ये वो है, ओके एक मिनट, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी तो हो सकती है ना, इसीलिए, या एक मिनट, हमें क्या बोला, ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स है, m स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आइगन वैल्यू 0 या प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर -1, हाँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग आइगन वैल्यू, a इंटू a स्टार, लास्ट टाइम कैसे, तो पहले भी क्वेश्चन आया है ना हमारे पास, तब मैंने कैसे किया था, ओके हाँ, ये क्वेश्चन ये पहले भी आया है ये क्वेश्चन। तो ये प्लस माइनस आई होगा, तो आपने किया था प्लस माइनस आई। हाँ। तो यहाँ से क्योंकि एक तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक में ये हो नहीं सकता, सॉरी हाँ स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये हो नहीं सकता, रियल नंबर तो आएगा ही नहीं, तो ये घट गया। अब ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल में 0 आएगा नहीं, तो ऑर्थोगोनल में 0 आएगा नहीं, तो बचा सिर्फ प्लस माइनस आयोटा ही। ये है उसका प्रूफ, कैसे लिखना है तो वैसे देख सकते हैं, अदरवाइज ठीक है।
मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 1 हो जाता है ना, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आ जाएगा, क्योंकि रियल मैट्रिक्स के लिए वो था ना, स्क्यू सिमेट्री, उसके लिए स्क्यू सिमेट्री ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स है, बट आएगा तो प्लस माइनस आयोटा ही उसका है ना, जैसे एग्जांपल के लिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 हो जाए उस तरह से। जरूरत नहीं कि यहाँ पे इक्वल रहेगा, इसीलिए प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रूफ लिख रहा था ये अलग था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू छोड़ दो, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, इसको छोड़ते हैं, इधर देखते हैं पहले, ये कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल sin y अपॉन y dz dy dx 0 to 2 x to pi 0 to pi। तो देखिए पहले तो आपको z के रेस्पेक्ट में मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें z तो है ही नहीं ना, तो इसको 2 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो। तो हालांकि ये मॉक टेस्ट में पूछ रखा है ऑलरेडी, तो sin y अपॉन y dy dx, और z की वैल्यू है 0 से 2, तो ये 2 टाइम sin y अपॉन y dy dx, अब ये हो गया x to pi और 0 to pi, ठीक, तो x to pi 0 to pi, तो क्या आएगा, अब क्या करेंगे आप, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ हाँ, अब यहां से क्योंकि y की इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो अब आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा dx dy, तो 2 यहाँ पे बाहर रख सकते हैं, और sin y अपॉन y, तो यहाँ से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, और उससे इंटीग्रेट होकर इसलिए आंसर आ जाएगा, करके देखिए। फिर यहाँ पे ये सेट है कंप्लीट, और ये सब सेट हमें नहीं पढ़ना सिलेबस में, तो अगला जो इधर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब करना नहीं है, तो ये सब छोड़ दो, अब सीधा इधर से ना, ये आप ट्राई करें, ये भी फंक्शन न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है हमारा, जो गेट मैथमेटिक्स का ना, ये कर सकते हैं आप 25 नंबर देखिए। तो 25 जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि A1 A2 AN B n independent event which the probability of occurrence of event AI given by this। तो AI इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1 minus 1 by alpha की पावर I, then probability that at least one of the event occurs। तो आप खुद सोचना है आपको कि at least one of event का मतलब क्या होता है, बताइए जी। एटलीस्ट वन मतलब P of A1 union A2 जी, A1 यूनियन A2 अप टू AN, लेकिन अब फिर आपको मैं पूछूंगा कि अभी आप कह रहे इजीली हो जाएगा, अरे परसों आपने डाउट क्लास में ये क्वेश्चन डाउट भेज रखा है क्वेश्चन आपने, तो यही मुझे खराब लगता है ना, कि जब आप क्लास में कहते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, हो गया, अब वही क्वेश्चन आप डाउट में आप देखता हूँ आप ग्रुप में भेजे जा रहे होते हैं वही सेम क्वेश्चन, तो मुझे खराब लगता है। आपका जो साइड है ना वो सब पीडीएफ सेव नहीं होता, और आप क्लास के बिटवीन मैटर लिखती नहीं होगी, नहीं तो क्लास के बाद लिखो ना, जो क्वेश्चन आपको डाउट है, वही तो कहता हूँ कि सीखना जरूरी है, हमारे पास सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है, मतलब नोटबुक में सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं, दिमाग में सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो जैसे आपको मैंने समझा दिया, तो आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है क्लास के बाद नोटबुक में। आप मेरा पीडीएफ क्यों सेव करोगे, आप प्रोफेसर क्यों सेव करोगे, आप खुद सॉल्व करो ना उसको, कि जैसे आप, मैंने ये क्वेश्चन आपके भी परसों आपने ये क्वेश्चन फोटो क्लाउड भेजा हुआ है, अब अभी से आप कह रहे हो जाएगा, हो जाएगा, इजी है, लेकिन आप लिख के देखेंगे तो हो ही जाएगा। ऐसे पढ़ के लगता है होगा नहीं होगा, हम एंजाइटी में रहते हैं ना, लेकिन आप ट्राई करके देखो तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपका काम है कि आप एक नोटबुक में प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन ईयर वाइज लिख के रख लो, कि 2005 का क्वेश्चन नंबर ये भी मान लो जैसे 25 है, तो ये आप सॉल्व करके रख लो, और ये पीडीएफ सेव मत करो, आप खुद से पेन से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में फिट होगा, तो दिमाग में फिट होना ज्यादा जरूरी है देन नोटबुक में होने से, या मैं भेज रहा हूँ सेव करके, क्या ही करेंगे इतने सारे फाइल सेव करके, आपको सीखना है, सीखेंगे कैसे आप, जो आप खुद सॉल्यूशन लिखेंगे, मैं तो बोलता हूँ खुद लिखो, तो यही क्वेश्चन है, आप खुद लिख के देखिए हो जाएगा, नहीं हो रहा फिर पूछिए कि आपने ट्राई किया और इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, आपने ऐसे अप्रोच किया जैसे आपने बताया, ये शुरू किया, ठीक है, अब मान लो बीच में जाकर फंस जाएंगे तो बताओ मैंने ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ पे आके मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उसके हिसाब से समझ आएगा कि आपने ट्राई किया है तो हो जाएगा, फिर ट्राई करो। तो ये है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर्स, ये हो गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है ये सब, तो इंडिपेंडेंट है, तो एक काम करते हैं 1 माइनस
अब इंडिपेंडेंट यूज तो करना है, इंडिपेंडेंट यूज करना है तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन कहां से आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन से लॉ लगाएंगे, तो A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1 माइनस, अब मुझे इंडिपेंडेंट बता रखा है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इनटू A2 कॉम्प्लीमेंट इन 3 A2 कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to n, इसके प्रोडक्ट और बता रखा है मुझे। तो A1 कॉम्प्लीमेंट ये AI की प्रोबेबिलिटी है, तो यहां से अगर मैं AI कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा की पावर I, यही आएगी। तो 1 अपॉन अल्फा की पावर I फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा क्यूब चल रहा है इस तरह से, तो पावर ऐड होता चला जाएगा। एक है ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर सॉरी इनटू चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट 1 अपॉन अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन 1 अपॉन अल्फा की पावर n, इस तरह से। तो 1 माइनस और 1 अपॉन, अब पावर ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 n, n into n प्लस 1 अपॉन 2 ये है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ही है। तो हो गया सॉल्व। तो सर लिख के देखेंगे तो आप भी सॉल्व कर पाएंगे इजीली। क्वेश्चन पढ़ते हुए कई बार हमें लगता है होगा कि नहीं होगा, हो ना हो बात की बात है, ट्राई करके आप देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको नोट करेंगे कि ये मुझे पता है। अच्छा, अब मुझे सोचना है कि ये यूज करना है और मुझे कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, तो हमने यही से स्टार्ट मैंने एक चीज देखा है कि आप डांटने से ना, मैं खुद से ट्राई कर रही हूं, ट्राई करने से तो भूल जाती होगा। कोई एग्जाम में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना ना। इतना डर लगता है जी। हाँ, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा। अब एग्जाम में भी आप ऐसे सोचेंगे अरे नहीं, किससे पूछेंगे एग्जाम में, आप एग्जाम में तो खुद ही करना है। तो वही चीज घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे, जो एग्जाम में हमें करना है सेम एक्सपेरिमेंट घर पे करेंगे। कि कोई क्वेश्चन पढ़ा, ट्राई करके देखेंगे, है ना। मैं तो ऐसे सोच कोई क्वेश्चन उठाया करता हूँ कि मान लो जब तक तैयारी कर रहा था कि अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता तो मैं क्या करता, क्या मैं छोड़ देता। लेकिन आपके पास आने से ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन मैं जब किसी पर जाती हूँ, किसी प्रोफेसर या किसी के पास, सब लोग बोलते तुम्हारा थ्योरेटिकल थोड़ा सा ठीक नहीं है, थ्योरेटिकल इतना सब लोग बोलते बोलते ना मेरा ऐसा हो गया कि मैं इतना पढ़ लिया कि मतलब मुझे ना तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे क्वेश्चन आए। सॉल्व की थ्योरी तो आती है, जब हम लोग बीएससी में से पढ़ते हैं ना, आप पढ़ चुके हैं सिलेबस में, जो थोड़ी बहुत कमी है वो क्वेश्चन के थ्रू दूर है, थोड़े पढ़े रखा आप लोगों ने। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ और वो उतना पॉपुलर नहीं था, तो सब लोग को लगता कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने जो मैंने कहीं और से पढ़ लिया है, ये किसी को किसी को पता नहीं है, तो सब लोग समझते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, इसलिए वो लोग मुझे ऐसे एडवाइस देते रहते। ट्राई करेंगे, हो जाएगा, आप ट्राई करो, हो जाएगा, ट्राई करें। देखिए इसको भी, इसमें क्या है कि अब जैसे मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा, आप खुद लिख के देख लीजिए, कर लेंगे आप भी। तो लिख के एक जगह रख लो ताकि फ्यूचर में डाउट हो तो आप खुद से देख सको। ऐसा रेयरली होगा ऐसा, जब आप खुद से लिख लेते हैं आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। देखिए कह रहा है कि द लाइफ टाइम ऑफ टू ब्रांड्स bulb X and Y are exponentially distributed with mean lifetime of 100 hours। तो मुझे ये बता रखा है कि 2 बल्ब्स हैं X and Y, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 100 आवर्स है, मीन है। तो मतलब X is exponential 1/100, Y is exponential 1/100, इस तरह से। बल्ब X is switched on 15 hours आफ्टर Y, तो X को जो स्विच किया गया Y के 15 घंटे बाद, है ना, आफ्टर बल्ब Y। तो पहले बल्ब Y को स्विच ऑन किया गया, 15 आवर का गैप है, फिर X जलना शुरू हुआ। क्या पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब X फेल्स बिफोर Y। तो मान लीजिए कुछ टाइम बाद जब बल्ब X कुछ, है ना, अब टाइम देखो इसका यहाँ सेम टाइम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये ऑन कर दिया, 15 घंटे का गैप है, फिर ये ऑन किया। अब क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब X फेल्स बिफोर Y। अच्छा 15 घंटे चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग, X फेल्स बिफोर Y।
मेमोरीलेस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। पवन सर ने इसको किया था 15/100 किया है। बोलो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसमें। मतलब x plus y given ऐसा नहीं, समझिए, द बल्ब x हैज स्विच्ड ऑन 15 hours आफ्टर बल्ब y हैज बीन स्विच्ड ऑन। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब x फेल्स बिफोर y। तो क्या होगा अगर बल्ब x plus y given x plus t, अगर ये x t r चला तो y कितने घंटे चलेगा? उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि x गिवन, यहाँ बोल रहा है x लेस देन y गिवन y हैज ऑलरेडी, मुझे बता रखा है कि y प्लस कितना y माइनस एक्स 15 है। x क्या एक्चुअली, x है लाइफ टाइम, x जो है लाइफ टाइम है, तो x लेस देन y है। बिफोर y, x फेल्स बिफोर y, पहले x फेल होगा फिर y फेल होगा। तो सिर्फ x लेस देन y निकालना है ना, x फेल्स बिफोर y गिवन y 15 घंटे चल चुका है ना। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या कहती है? मॉड्यूलस प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि p of x plus y less than x plus t given x less than t ऐसा करके कुछ, और वही होता है कि p of x less than मतलब x ऐसे करके कुछ होता है इक्वल। वो x फेल्स बिफोर y, तो y से पहले x फेल हो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लाइफ टाइम जो है किसकी ज्यादा होगी है ना, y प्लस 15, तो x लेस देन y प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 तो y ऑलरेडी कवर कर चुका है। क्योंकि ये तो y प्लस 15 होगा ना, 15 घंटे चल चुका है, अब यहाँ स्टार्ट हुआ, सो बल्ब x फेल्स बिफोर y। पंद्रह आवर्स आफ्टर बल्ब y है ना, बल्ब y के 15 घंटे बाद x जला, तो x की 15 घंटे कम है ना, तो x फेल्स बिफोर y। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पीछे की भूल जाएगा, तो x लेस देन y चाहे कितने घंटे बाद जलाओ, लेकिन काउंट तो उसी टाइम से होगा ना जहां पे तुमने 15 घंटे पहले चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट कहां से स्टार्ट होगा, जब x जला तो फेल्स बिफोर y, तो x लेस देन y, तो मेरे हिसाब में लगता है हाफ आंसर होगा। देखो ठीक है, क्यों हाफ होगा, क्योंकि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे रखा है कि y ऑलरेडी 15 चल चुका है, यही ना। 15 चल चुका है मतलब वो तो आउट हो गया, मतलब 15 हाँ, का कोई स्टोरी नहीं है, कोई जरूरत, क्योंकि 15 घंटे चल चुका है, तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन 15 घंटे बाद से अगर काउंट करना शुरू करो वही रहेगी जो शुरू से है, तो वो मेमोरीलेस से वो 15 घंटे चला गया, उसकी कोई वो नहीं है y। अब जब x जला तब से काउंट करना शुरू करेंगे, तो तब से काउंट करना शुरू करेंगे तो x लेस देन y निकालने हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से, x लेस देन y, और xy आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है,
तो जब दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होता है, x लेस देन y, हाँ x लेस देन y और x ग्रेटर देन y हाफ ही होगा। हाफ ही होगा, तो ये जस्ट हाफ होगा ड्यू टू मॉड्यूलस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि y 15 घंटे चल गया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब x चलना शुरू हुआ तब से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तब से काउंट, तब से देखना है मुझे कि x फेल्स बिफोर द y, तो x लेस देन y तब मुझे चेक करना है, तो ये हाफ ही आएगा इसका। अब ये जो क्वेश्चन है, और अब आप फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जैसे डाउट में जो पूछे ना, फिर से एक बार, अभी जैसे आज PYQ कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग मैं ही बोलता हूं कि अभी 2023 से 2005 जैम, 23 से 2005 गेट एक बार फिर से सॉल्व करो, पुराने वीडियोस का हेल्प ले सकते हो जहां फंसो वहां पे, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर डाउट, तो कल से 9 to 11 में सिर्फ डाउट क्लास होगी, तो जिनके डाउट्स हैं आप डाउट पूछो। ये जो फैकल्टीज लगाए ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, कि हो सकता है जो टाइम 2 घंटे में उसमें सारे डाउट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे पूछ सकते हो, वो सॉल्व कर देंगे, उसके लिए उनको पे किया जा रहा है, वो चीजें हैं। चलो, तो ये कह रहा है कि a random sample of size n is choose from population with PDF, तो ये एक्चुअली डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेक कर रखा है इसने, है ना, मॉड लगा सकते हो आप। तो पूछ रहा है कि देन MLE ऑफ, एक्चुअली PDF ऐसा है आपको पता ही है, ये है हाफ मीडियन होगा सर जी mod x माइनस थीटा, ये एक्चुअल PDF है जिसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, तो माइनस में है ना, तो ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, और ये मिनिमम कब होगी, जब थीटा आपका मीडियन होगा, तो मीडियन होगा यहाँ पे। और ये सब ऑलरेडी पिछले साल मैंने सब कराए, तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं चैनल पे। तो आते हैं इधर, तो हमारे काम का अब क्या है, तो ये छोड़ सकते हैं, टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन 33 क्वेश्चन 33 सर 33 34 33 है नहीं, 33 हमारे काम का है। अच्छा, ये कह रहा है कि the square matrix of order 10 has exactly 4 distinct eigenvalues। ओके, तो मतलब हमारे पास 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है ना, तो हमारे पास 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है जिसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। Then the degree of the minimal polynomial is, आप लोग बताइए, तो 10 क्रॉस 10 की है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी उसमें 4 फैक्टर होंगे और पावर का सम 10 हो जाएगा। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसमें भी 4 फैक्टर होंगे, ऑर्डर 10 हैज डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट आइगन, एग्जैक्टली 4। Then degree of its minimal polynomial is, ज्यादा 4 होगा, 9, ये क्या कर रहा है, ज्यादा 4 होगा, मतलब तो 4 जरूरी नहीं है, एटमोस्ट ज्यादा, क्योंकि कहना चाह रहा है कि 4 से कम ही होगा या मैक्सिमम 4 होगा, ऐसा तो नहीं 4 से कम तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट 6, एटमोस्ट 6 मतलब 6 से कम ही रहेगा, बट जरूरी है ज्यादा भी हो सकता है, ये भी गलत है। अब एटलीस्ट 6 कोई जरूरी है, डिग्री 4 भी हो सकता है, एटलीस्ट 4 होगा, है ना, क्योंकि डिग्री एटलीस्ट 4 होगा, क्योंकि एक एक फैक्टर आएंगे 4, अब अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है तो कम से कम 4 तो होगा। ये कह रहा है 34, कंसीडर द मैट्रिक्स दिस M हैज नो रियल आइगन वैल्यू, ऑल रियल। अच्छा, पहली बात ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, स्क्यू होता नेगेटिव होता, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होती है, ऑल आइगन वैल्यू आर रियल, है ना, तो ये गलत कह रहा है ना, M हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल आइगन वैल्यू, तो सिमेट्रिक तो है, लेकिन आप फाइंड करके भी चेक कर सकते हो कि क्या आ रहा है, मतलब जैसे बोल रहा है ना कि M के पास पॉजिटिव नेगेटिव मैट्रिक्स दे रखा है एक्चुअली, अगर सिर्फ बोलता कि सिमेट्रिक है तो हम बोलते कि रियल होगा, लेकिन आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहाँ निकाल सकते हैं आप, 4 क्रॉस 4 मुश्किल भी नहीं है, कैलकुलेशन किया जा सकता है। सो आपको देखना है कि क्या सारे पॉजिटिव हैं, सारे नेगेटिव हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो ये तो चेक कर, कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा ना। ट्रेस 0 है, अच्छा, इसका ट्रेस क्या है,
हमें ये पता है कि सारे आइगन वैल्यू रियल होंगे और ट्रेस इसका 0 है, तो ट्रेस 0 कब हो सकता है? जब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होंगे। तो ये है ट्रेस 0 है तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा, नहीं तो सारे 0 हो जाए तब समझ आता है, नहीं तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा तभी जाकर ट्रेस 0 होगा। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 39, देखिए जरा 0 to से r में डिफाइंड है, रैशनल है तो x² है, इरेशनल है तो ये है। अब बोल रहा है कि f इज डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? 1.4। तो पहले f डैश x निकाल के आप देख लीजिए, तो f डैश x निकालेंगे 2x और यहां से आ जाएगा 2, क्योंकि f डैश x की बात कर रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए किसी पॉइंट पे, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा? ये कब है? जब x रैशनल है, ये कब? जब x इरेशनल है। अब दोनों पॉइंट में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, है ना? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, तो x बराबर 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूटी की बात करता तो यहाँ पे इक्वल करते हैं हम, कि कॉन्टिन्यूअस की बात करता तो यहाँ पे इक्वल करते हैं हम, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट, यहां से 2 पॉइंट आते, तो 2 पॉइंट जहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा और एक ही पॉइंट होगा जहां पे डिफरेंशिएबल है, जस्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ए ऑप्शन ही ट्रू है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये देखिए ये भी कर सकते हैं, तो वो 1 वेरिएबल का था, अब ये 2 वेरिएबल पे सिमिलर कॉन्सेप्ट का है कि r² से और xy रैशनल है अदरवाइज। अब पूछ रहा है कि f कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, तो सोचो ये वाली चीज इसके इक्वल कब आएगी? जब x और y 0 होगा, x and y has to be 0, तो कह रहा है कि नहीं, तो ये गलत कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है ये, है ना? तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि इफ अ फंक्शन इज पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अगर मैं fx निकाल दूं यहां से, तो ये 2x जब xy दोनों रैशनल है, 0 अदरवाइज, ऐसे ही fy हो जाएगा। अब ये इक्वल कब होंगे? तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। थ्योरम है एक, है ना? एक डेफिनेशन भी है, वो डेफिनेशन जहां लंबा पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो थ्योरम है कि इफ कोई 2 वेरिएबल फंक्शन है that is that partial derivative exists and partial derivatives are continuous as well, then function is surely differentiable। तो यहाँ से x बराबर 0 पे ऐसा होगा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना? पार्शियल एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे और ये इक्वल टू भी है, मतलब डिफरेंस, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूअस भी है। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है ना 0 पे, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा ओनली एट 0 0। ये भी सही बात है, ओनली एट 0 0, तो सी सही है। ये देखिए ये भी देख लेते हैं 41, fg r² से r में है, ये x4 प्लस y स्क्वायर, x प्लस y स्क्वायर 10x² y। पूछ रहा है कि 0 0 पे किसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो ये तो स्क्वायर है इसका, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 0 पे ही मिलेगी, पावर इवन है ना, तो कोई वैल्यू 0 से कम पे तो नहीं होगी कोई वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे ही आएगी, उससे कम नहीं। तो मिनिमा f का तो होगा, g का चेक करना पड़ेगा, तो ये तो गलत कह रहा है, नॉट f कह रहा है ना? ये भी गलत कह रहा है, इसमें 0 0 पे मिनिमा मिलेगा। अब f का चेक करना पड़ेगा आपको, तो मुझे लगता है यहाँ पे टेस्ट फेल होगा, फिर आपको पॉइंट पे जाना पड़ेगा, उसके थ्रू, परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू जाना पड़ेगा कि x4 x² प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस 12 x² y बनेगा यहाँ पे। अब आपको दिखना है कि तो 0 0 में मिनिमम यहाँ तो नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और भी पॉइंट मिल जाएंगे जहां वैल्यू इससे कम होगी। एग्जांपल के लिए, है ना, जहां ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, 1 1 ही ले लो, तो 1 1 ले लोगे तो 1 प्लस 1 2 4 नेगेटिव आ जाएगी, तो ये सही है, नॉट जी, ए ऑप्शन सही है। अब कोई अप्रोच समझना मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे आपको कहीं कंफ्यूजन वाला पूछो, है ना, ये चीज है, तो आप उससे क्लियर होगा आपको क्या प्रॉब्लम है। अपना सॉल्यूशन आप खुद लिखो और जहां कंफ्यूजन है उससे पूछो मुझसे क्या दिक्कत है। ये हो गया, तो ये सब हमारे काम का है नहीं,
तो इसको छोड़ देते हैं अभी, प्रिंसिपल वैल्यू ये सब भी कर सकते हो इसको, लेकिन ये एक्चुअली कहीं ना कहीं उसका आ गया, बाउंड्री दे रखा है, नहीं होगा सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत कुछ है, कुछ छोड़ हटा सकते हैं। इसमें ये है कि मैट्रिक्स इसके बाद सर तो अभी नहीं है सर, चलिए सर ऊपर नीचे 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 सर, नीचे चलिए सर। तो क्वेश्चन आप होता सर हम स्वैप करने बोल रहे हैं सर, चलिए। ये परमुटेशन का है, नहीं नहीं सर ये नहीं है, सब इंटीग्रल और वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, चलिए सर नहीं सर अभी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल दैट। अभी नहीं है सर, चलिए बहुत होगा। हाँ सर सर 73 एंड 4 72 भी था क्या? 72 है देखो, हाँ 72 71 नहीं है, ओके। तो 72 से देखो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 be a random sample of size 3 chosen from population with PDF 1 पे p है और 0 पे 1 माइनस p है, मतलब ये हो गया बर्नौली, है ना। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम, मतलब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ये आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूछ रहा है कि पीएमएफ क्या होगा। तो सोचो, आप बताओ मुझे, 3 नंबर है जिसकी वैल्यू या तो 0 1 हो सकती है, तो y की वैल्यू 1 कब आएगी, नहीं सॉरी y की वैल्यू 0 कब आएगी, ये बताओ। इसमें y की वैल्यू 0 कब होगी? सारे 0। हाँ सारे 0 होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मिनिमम होता तो सोचते कि y की वैल्यू 1 कब आएगी, तो सारे 1 होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम है, तो ये 3 नंबर का मैक्सिमम 0 कब हो सकता है, जब इंडिविजुअली तीनों 0 होंगे। तो यहां से मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 निकालता हूं। तो ये इक्विवेलेंट है x1 बराबर 0 इसके पावर 3, ठीक। इस तरह से आप ये समझिए, मैं सीडीएफ से दे जा सकते हैं आप, तो मैं उसके थ्रू जा रहा हूं, पीएमएफ के थ्रू। तो x1 बराबर 0 क्या था, 1 माइनस पी, तो ये आ गया 1 माइनस पी की पावर 3। तो y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 माइनस पी की पावर 3। सो देखिए 1 माइनस पी मतलब q की पावर 3 ना, कौन सा कह रहा है, ये तो कह रहा है। और 1 पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 निकालेंगे, मतलब ये पीएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 माइनस q की पावर 3 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ, बस समझ ना। ये डिस्क्रीट रैंडम सैंपल है और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में, ये चीज है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये 73 है। ये कह रहा है कि एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ, ये पहले भी एक क्वेश्चन आया है, मतलब पहले इन द सेंस ये हमने उधर सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब होल्ड करेगा, तो वो सर ये सर अल्फा लेस देन हाफ होना चाहिए। कैसे आता है वो, सर लेस देन हाफ नहीं सर, वो हाफ से 1 तक होगा। वेरिएंस ऑफ दिस अपॉन n स्क्वायर, n क्यों कर रहा हूं मैं, वेरिएंस ऑफ x बार कर लो डायरेक्टली। मैंने ना इसको एक्सपेक्टेशन लेके करी थी। हाँ एक्सपेक्टेशन क्या होगा उसका, x बार एक्सपेक्टेशन ये होता है समेशन ऑफ n टू द पावर अल्फा, मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन होगा ना, वो मतलब वो n होगा n टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस n टू द पावर अल्फा प्लस 1 बाय 1/2, और इसका वैल्यू सर कब, एक मिनट को छोड़ो इतना दिमाग नहीं लगाओ। वेरिएंस ऑफ एक्शन कितना आएगा यहाँ से, मीन तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2 आएगा। और थ्योरम ये होता है कि वेरिएंस ऑफ x बार फाइनाइट होनी चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ x बार फाइनाइट कब होगी, तो अल्फा का वैल्यू सर मतलब ये थ्योरम आता है सीरीज ऑफ वेरिएंस ऑफ xn अपॉन n स्क्वायर दिस शुड कन्वर्ज, ये वाला थ्योरम होता है। सो देखो ये थ्योरम आता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स इफ वेरिएंस ऑफ xn अपॉन n स्क्वायर दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो यहाँ से ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ बोला था ट्राई करना, वहां भी वही था। तो ये सेम यहाँ पे आएगा समेशन, ये थ्योरम आपको मिल जाएगा गुतापुर वाली बुक में, जहाँ पे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर दे रखा है।
तो वहाँ ये रिजल्ट है लार्ज नंबर्स के बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं, जी। मार्कोव बहुत हेविसेस थ्योरम बहुत कुछ है। तो अप्लाई करके देखो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एन की पावर 2 माइनस 2 अल्फा। अब सोचिए ये कब कन्वर्ज करेगी, 2 माइनस 2 अल्फा, हाँ ये कब कन्वर्ज करेगी, अरे एक मिनट 2 माइनस 2 अल्फा क्यों हुआ, एक्स बार का वेरिएंस कितना आता है, एक मिनट वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना, वेरिएंस ऑफ एक्स एन अपॉन एन ना, तो ये एन होगा नॉट एन स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई या एक्स वन अपॉन एन, तो इसका ये कब कन्वर्ज करेगी, तो ये एन होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा। हाँ सर, वो ग्रेटर देन 1 होना, तो इसके लिए 1 माइनस 2 अल्फा को क्या होना चाहिए, ये ठीक तो था, ओके ओके, इसका मतलब वो ठीक था, नहीं नहीं पहले ठीक था, एन स्क्वायर इज फाइन। ये थ्योरम एक बार चेक करना बुक में, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कराया था तो मुझे याद आ रहा है। तो ये यहाँ से ये वेरिएंस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक और कंडीशन आता है, एन स्क्वायर ही होगा। तो 2 माइनस 2 अल्फा है तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 अल्फा मोर देन 1, ये कब होगी ये सही है, 2 माइनस 2 अल्फा मोर देन 1, तो 2 अल्फा इज लेस देन 1, तो अल्फा लेस देन 1/2, तो ये आंसर होगा एक्चुअली, अल्फा लेस देन 1/2। ये पिछले साल भी कराया था, याद है इस तरह से हुआ। तो उसमें क्या है कि सर मैं पूछ रही हूँ कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के जो इतने सारे वैरायटीज है ना, हाँ तो वो सर मतलब वो सर मतलब कैसे, मतलब अप्लाई करना ही है, आपको पढ़ा है? जी जी अप्लाई करना है वो, क्योंकि क्वेश्चन आया इसलिए याद है ना, वैसे हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा था वहां पे, सॉल्व नहीं किया, तो उसमें ये थ्योरम एक आता है कि कब अप्लाई कर सकते हैं। तो सीक्वेंस xn ओबेज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इफ सीरीज वेरिएंस ऑफ दिस xi अपॉन n स्क्वायर, ये आप याद रखना, ठीक है ना, इससे ही आंसर आएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। लीपॉप्स थ्योरम में बहुत सारे थ्योरम्स, हाँ तो इसको अभी यूज करो, ये क्वेश्चन इस थ्योरम में बनाए गए हैं, आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज हैं, सारा कवर, जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे है उसके उस पे क्या लगाना है ये देख लो आप। तो ये n स्क्वायर ही याद रखना, ठीक है ना, n स्क्वायर के लिए कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है उसमें, मतलब थ्योरम है एक्चुअली, इफ दिस होल्ड्स इफ दिस हैपेंस, तो इसके बेस पे ये a आ जाएगा, उससे आ जाएगा। 74 देखिए, 74 क्या कह रहा है, x भी रैंडम, ये भी क्या है, बर्नौली है। म्यू n जो है डिनोट द nth मोमेंट अबाउट मीन, देन म्यू 2n प्लस 1 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, बताइए इसका क्या मतलब है। ऑड ऑर्डर सेंटर मोमेंट्स अबाउट द मीन इज 0। नहीं नहीं वो तो नॉर्मल में होता है, स्टैंडर्ड सर में नहीं, सिर्फ जो भी मतलब सर जो भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑल ऑड ऑर्डर सेंटर मोमेंट्स और सिमेट्रिक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मीन ना, तो यही पूछ रहा है आपसे कि इसमें सर देखिए सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है जब p इक्वल टू हाफ होता है, और ये बर्नौली है तो इसीलिए सर हाफ होगा। क्या होगा, nth ना, तो ये मीन के अबाउट बोला है ना, तो ये है, तो ये 0 कब होगा, सर p इक्वल टू हाफ होने से सर 0 होगा सर, हाँ उससे सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ सिमेट्रिक हो जाएगा, वो सर बाइनोमियल से पता चलता था, तो ये तो बर्नौली था इसीलिए p हाफ होगा। यहाँ पे exp है, तो exp है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा अबाउट p, तो मीन p होगा, मतलब मीन p है तो सिमेट्रिक अबाउट p, तो उसके लिए p को क्या होना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, तो 0 होना चाहिए ना, तो 0 मीन तभी आएगा यहाँ पे जब आप x माइनस हाफ, अगर हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, nth मोमेंट अबाउट मीन डिपेंड कर रहा है तो इसका आंसर हाफ हो जाएगा, हाफ ही होना चाहिए ना, इसको अगर खोल भी सकते हो तुम देख सकते हो, अगर तो 0 कब होगा, एट द एंड जाके है ना, यहाँ पे x की सपोर्ट पुट करेंगे हम लोग, जब सर मैं पूछ रही थी कि सर वो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब होता है, p हाफ में होता है।
बाइनोमियल सिमेट्रिक मतलब ये है, सिमेट्री का क्या मतलब यहाँ से, जैसे 0 1 2 अप टू n इसका सपोर्ट है ना। देखिए तो 0 1 है ना, तो 0 1 पे क्या होगा, ये वैल्यू 0 1 ही तो सपोर्ट है इसका, समेशन तो बाद में आएगा। अच्छा इसको अगर खोले तो क्या आएगा, अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो क्या बनेगा, तो कैसे ओपन करेंगे आप, इसका मीन तो p है ना, तो अबाउट मीन बोला है, तो सीरीज x को एक बार 1 रखेंगे आप, तो 1 माइनस पी की पावर 2n प्लस 1, और 1 पे प्रोबेबिलिटी है p, ओके, और प्लस में आ जाएगा, इसको हटा देता हूं दिस, एंड यहां से क्या आएगा 0 माइनस पी, तो p की पावर 2n प्लस 1, मतलब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थ्योरम बड़ा यूज नहीं कर रहा, अभी मैं क्या प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, ये बोला है x, हमें बोला है कि x माइनस मीन इसका p है, इसकी पावर 0 है, तो x के सपोर्ट में दो ही वैल्यू है, 0 या 1, तो एक में अगर 1 रखेंगे प्रोबेबिलिटी एट 0, तो 0 पे क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 0 पे क्या आ जाएगी, तो 0 पे फाइंड करेंगे आप, अच्छा रहने दो भी, और ये सब मिला के 0, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए क्या आएगा, तो ये तो x बराबर 1 पे हमारे दे रखा है क्वेश्चन में p है ना, x बराबर 1 पे p दे रखा है, और 0 पे क्या है 1 माइनस पी, ये हमारे पास है, तो इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, अभी कॉमन क्या है 1 माइनस पी, और ये कितना है, ये तो ऑड है ना, एक बार देख लो ठीक से, तो पहले लिख देता हूं, तो ये हो गया p इंटू 1 माइनस पी की पावर 2n है भाई, 2n प्लस 1 माइनस p की पावर 2n प्लस 1 इंटू 1 माइनस पी बराबर 0। इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, p इंटू 1 माइनस पी ना, तो बचेगा क्या, तो यहां बचेगा आपके पास 1 माइनस पी की पावर 2n माइनस p की पावर 2n, देख लीजिए 0 है। अब ये एक्चुअली p 0 से 1 के बीच का है, तो ये 0 होने से रहा है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको ये उधर भेज दिया अपॉन 0, तो यहां से आएगा 1 माइनस पी की पावर 2n इज इक्वल टू p की पावर 2n, तो यहां से क्या होगी, ये दोनों इक्वल कब होगा, पावर तो इक्वल है, तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू p, तो p बराबर 1/2, तो ये प्रॉपर प्रूफ हो गया इसका। सर वो जो सर इसका तो थ्योरम है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाफ पे होता है, तो वहां से क्या ये बाइनोमियल होगा, हाँ तो देखो सिमेट्रिक में क्या है, बाइनोमियल सिमेट्रिक होने का यहाँ क्या मतलब है, सिमेट्रिक होने का मतलब है कि वो मतलब उसका मतलब वो जो स्क्यूनेस कर्टोसिस है वो मतलब वो नॉर्मल की तरह दिखता है, और वो ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिवली स्क्यू, लेस देन होगा तो नेगेटिवली स्क्यू आपका। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक बाइनोमियल सिमेट्रिक मतलब ये हो गया, तो यहाँ मीन तो बर्नौली का मीन p है, और p यहाँ हाफ में ये सॉल्व करना था, इसी से आ जाएगा, आप थ्योरी देख लो अगर आप, क्योंकि थ्योरी में तो बाइनोमियल दिया हुआ है सर, बर्नौली का कोई थ्योरी नहीं है, बर्नौली बाइनोमियल ही तो है, तो उसमें इन वन हो गया, फिर हम बोल सकते हैं कि p हाफ पे ही हो रहा है, मतलब मैं जो बोल रही थी वही ठीक होगा। हाँ सही है वो भी सही है। तो अगला क्या होगा आगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है हमें, तो ये आ गया, बस यही थ्योरम है दो, कि रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इंडिपेंडेंट पॉइसन लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई, तो दैट थ्योरम है ना, बाइनोमियल क्या होगा सर, तो
जब ये पॉइजन है तो पॉइजन का नहीं, x1 x2 क्या है, पॉइजन है ना, तो बाइनोमियल पॉइजन है वो बाइनोमियल होगा। तो हमने ये पढ़ा था x given x plus y is equal to t is binomial t comma lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, तो x given x plus y जो होगा क्या होगा, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। ओके अच्छा, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on x plus y is, यही पूछ रहा है आपसे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on x plus y मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x plus y बराबर मान लीजिए जो भी है, तो गिवन नहीं है तो x plus y के टर्म में ही लिख लीजिए। तो ये किसके इक्वल है, इसका मीन कितना होगा, अगर मैंने t रखा है तो t आएगा, तो np तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इनटू t, तो लैम्डा इनटू लैम्डा इनटू t, है ना। तो x plus y इनटू दिस, चेक कर लीजिए आप लोग। ऐसे BC में क्या डिफरेंस है, सेम ही लिख दिया है। उसने होगा माइनस बीच में, उसने वैसा लिख रखा होगा, ये कॉपी पेस्ट ना ये लोगों ने ऐसे किया है, तो ये BC है ना, ये होगा, कोई भी लगा दो यहाँ पे, टाइपिंग में मिस्टेक है क्योंकि ओरिजिनल पेपर नहीं है ये, इसने किसी ने बाद में टाइप की अपलोड किया है वेबसाइट वालों ने। चलिए, तो इसमें लगता है खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन इतना ही होगा। अब ये अगले पेपर आ गया, ये जो है ना 2006 का है एक्चुअली, 2006 गेट मैथमेटिक्स का। तो 5 में जो भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है।